नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज का लेक्चर या वीडियो जो है मेनली एलएसडब्ल्यू जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके लिए है और ये फुल्ली एलएसडब्ल्यू से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, कौन सा बुक्स पढ़ना, क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन पैटर्न आता है, कैसे इसकी तैयारी किया जाए, उसी के बारे में। इसलिए अगर अदर कोई सब्जेक्ट वाले अगर हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी एलएसडब्ल्यू जिनका है या आगे जो 68 में 69 में या जिनका सीडीपीओ में एलएसडब्ल्यू है वो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक चीज़ डाउट क्लियर हो जाएगा, कैसे पढ़ना है क्या नहीं है, क्या डेटा यूज करें, क्या मतलब A to Z आपको हो जाएगा, इसमें आपकी चीज़ें जानकारी हो जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर आप मेरा वीडियो क्यों देखें, आखिर एलएसडब्ल्यू में आखिर मेरी बात आप क्यों माना, आखिर जो मेरा वीडियो देखने का क्या वजह क्या आपके पास है। इसका वजह इसलिए है क्योंकि मैं बीपीएससी में जो है एलएसडब्ल्यू अटैम्प्ट दिया हूँ। मेरा जो है ना 2 बार एलएसडब्ल्यू ही सब्जेक्ट है या ऑप्शनल। तो मैं दिखा देता हूँ कि जो एलएसडब्ल्यू जो मैं लिया उस एलएसडब्ल्यू में हमको कितना मार्क्स आया और उस एलएसडब्ल्यू जब मेरा सब्जेक्ट था तो उसमें मेरा इंटरव्यू भी कॉल हुआ था। तो मैं आपको अपना वो मार्कशीट दिखा देता हूँ और ये मार्कशीट आप सामने आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए ये 56 से 59 बीपीएससी का एग्ज़ाम का ये मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए नाम मेरा यहाँ लिखा हुआ है, बाकी मैं ये छुपा दिया हूँ कैटेगरी सब, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे उस समय जब 56 से 59 में क्या था, बीपीएससी में 2 ऑप्शनल होता था। एक देखिए मेरा हिस्ट्री था पहला पेपर और दूसरा क्या था एलएसडब्ल्यू लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ठीक ना। बाकी बाद में मैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज कर लिया था, ज्योग्राफी ले लिया था। देखिए जब फर्स्ट टाइम जब मैं ये दिया था उसमें मेरा चूँकि एज भी नहीं था, उस समय मैं 1 ही या 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल था इस साल के बीपीएससी को। आपको पता है कि बीपीएससी में एसडीएम पोस्ट के 22 साल होता है, फिर किसी में 21 साल का उम्र होता है। तो मेरा उसमें मुश्किल मतलब 20 साल मेरा हुआ ही था, इसलिए मैं कई सारे पोस्ट के उसमें एलिजिबल भी नहीं था। लेकिन फिर उनको मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था। तो यहाँ देखिए, तो ये देखिए एलएसडब्ल्यू में जो है ये उस समय 2 पेपर होता था एलएसडब्ल्यू का। तो 200 का एक पेपर होता था तो 200 का होता था। तो 200 में हमको 137 आया था, मतलब कि समझिए कि लगभग 70% मार्क्स था हमको लगभग, ठीक ना। और सेकंड पेपर में ये भी 200 का होता था, इसमें लगभग 120 हमको मतलब 60% मार्क्स आया था, मतलब कि जो सबसे अच्छा मार्क्स था उस साल मतलब एलएसडब्ल्यू में, ठीक ना। तो आखिर मैंने कैसे पेपर फर्स्ट में 137 लाया, आखिर मैंने क्या लिखा और सेकंड पेपर में मैंने क्या लिया कि 120 है। तो ये मैं चीज़ें डिस्कस आपसे करूँगा। बाकी यहाँ देख सकते हैं मेरा इसमें इंटरव्यू भी कॉल हुआ था, उसमें इंटरव्यू 150 नंबर का होता था, तो हमको उसमें 95 मार्क्स जो है ना मिला था। तो इसी आधार पे मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि क्योंकि मेरे पास एलएसडब्ल्यू का एक्सपीरियंस है। बाकी आगे भी 60 से 62 में मेरा एलएसडब्ल्यू ही था, लेकिन उसमें उस साल चूँकि एलएसडब्ल्यू में क्या हुआ, एक ही पेपर हो गया था, 60 से 62 सिलेबस चेंज हो गया था। हालांकि उसमें हमको थोड़ा सा कम मार्क्स एलएसडब्ल्यू में आ गया था, लेकिन फिर भी हमको लगता है 60 से 62 मेरे पास मार्कशीट में ढूंढकर मैं यहाँ शेयर कर दूँगा। शायद 155 या 160 नंबर मिला था हमको 300 में, ठीक है। वो भी आपको मैं शेयर कर दूँगा, वो मार्कशीट हमको मिलेगा तो, ठीक ना। तो इसी बेस पर मैं आप लोग के सामने वीडियो ला रहा हूँ ताकि आप लोग मेरा कुछ एक्सपीरियंस का यूज कर सकें और कैसे एक बेहतर आंसर लिखें, कैसे इस चीज़ का तैयारी करें, तो वो आपको अच्छा सा गाइड मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखना आपको कहीं और किसी गाइड की ज़रूरत नहीं होगी और बिना आप किसी कोचिंग के, बिना किसी चीज़ों को आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें जो आगे आपकी वीडियो में आखिर बताऊँगा क्या। देखिए सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक ना, और इसमें प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। बुक्स, नोट्स कैसे बनाएं खुद से और कैसे आंसर राइटिंग करें वो बताएंगे। और इस एलएसडब्ल्यू की तैयारी में मैं आपका क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, ये भी मैं आप लोग के साथ क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा आपको सिलेबस मैं रूबरू करा देता हूँ, क्योंकि आप लोग हालांकि सिलेबस देखे भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं चूँकि वीडियो A to Z बता रहा हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा ये बनता है फ़र्ज कि आप लोग को थोड़ा सा इसका सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए मेरे पास ये बुक ही है सिलेबस का पूरा, बीपीएससी में जितना भी सब्जेक्ट का होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एलएसडब्ल्यू पेपर फर्स्ट, पहला जो सेक्शन इसमें श्रम विधान एवं श्रम प्रशासन, लेबर एंड लेजिस्लेशन एंड लेबर एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें मेनली जो है ये पेपर आप ये जो फर्स्ट पेपर इसमें सिंपल अधिनियम या एक्ट आता है। हालांकि इसमें और भी है, जैसे कि श्रम विधान के क्या थ्योरी हैं, उसके कितने प्रकार हैं ये भी पढ़ना है, उसमें इंडिया में कितना श्रम विधान का क्या हिस्ट्री है वो भी पढ़ना है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लेबर से संबंधित प्रोविज़न है वो भी पढ़ना है। और अब मेनली आपको यहाँ पे एक्ट देखिए यहाँ लिखा भी है, निम्नलिखित श्रम अधिनियम तथा अपडेटेड संशोधित मुख्य उपबंध एवं नया मूल्यांकन, मतलब कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा। देखिए एलएसडब्ल्यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको हमेशा अपडेट होने की आवश्यकता है। डे बाय डे जो भी करंट डेटा घटती है, आपको लेबर के
एरिया में आपको वो सब डेटा लिखना पड़ेगा, पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, तभी आप इसमें आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि पहला इसमें आपको पता है ये फैक्ट्री एक्ट या कारखाना एक्ट 1948 है। फिर देखिए मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 है। ठीक ना, फिर देखिए मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 है, समाज परिश्रमिक अधिनियम 1976 है। इसमें सारे एक्ट जो है आपको दिया हुआ है, तो ये आपको पढ़ना है। बाकी इसमें 5वां पॉइंट है ILO, और फिर छठा है इसमें बिहार में जो श्रम का प्रशासन। तो ये आपका पेपर फर्स्ट का भाग है। पेपर सेकंड में देखिए मेनली है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड समाज कल्याण। इसमें 2 पार्ट है। देखिए ये इंडस्ट्रियल रिलेशन से भी क्वेश्चन आता ही आता है, और आपको सोशल वेलफेयर से भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ देखिए पहला वही इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, फिर इसमें क्या इसका रिलेशन है, फिर इसका औद्योगिक विवाद क्या होता है, इसमें क्या रोकथाम है, फिर ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का क्या प्रावधान है इसमें पढ़ना है। फिर आपका इसमें श्रम की क्या सहभागिता होती है कंपनी में, वो पढ़ना है फैक्ट्री में। फिर हमारे देश में जो ट्रेड यूनियन का क्या हिस्ट्री है वो टॉपिक है। फिर जो अनुशासन संहिता या राजन संहिता क्या है किसी भी उद्योग या कारखाना में, वो पढ़ना है। और दूसरा जो सबसे पार्ट है यही सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा। इसमें तो आपको पूरा अपडेट ही रहना पड़ेगा। अगर आप इस टॉपिक से अगर आंसर एग्जाम में लिख रहे हैं, आपको नया डेटा लेटेस्ट कल का डेटा जानना पड़ेगा। बजट में क्या आया, सर्वे में क्या है, कितना इंडिया में गरीबी है, गरीबी कितना खत्म हुआ, क्या बेरोजगारी का रेट बिहार पूरे देश में या बिहार के लेवल पर चल रहा है, बाल कल्याण सरकार क्या नया डेटा ला रही है, कितना बजट खर्चा कर रही है, महिला कल्याण सरकार क्या नया लेटेस्ट स्कीम क्या है वो लिखना पड़ेगा। इन्हें कि बहुत 10 साल पुराना हम लिख के आ गए तब फिर आपको नंबर तो मिलने फिर आए। इसलिए ये जो टॉपिक है पूरा आपको लेटेस्ट। आप देखिए मद्यपान शराबबंदी है, अब बिहार में लेटेस्ट में शराबबंदी में क्या चल रहा है, लेटेस्ट के इकोनॉमिक सर्वे में बिहार में शराबबंदी के बारे में क्या कहा गया है, ये आपको जब तक अच्छे से नहीं डेटा लीजिएगा, फैक्ट नहीं लीजिएगा, तब आपको इसमें नंबर जो है ना बहुत ही कम मिलेगा। इसलिए ये सब्जेक्ट जो है ना अपडेट रहने का है। अब जितना आप अपडेट नया डेटा लेंगे उतना आपको नंबर क्या होगा मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका एक बार सिलेबस का थोड़ा सा डिस्कशन। अब आ जाते हैं जो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है। मेरे पास ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, तो इसमें लेटेस्ट तो खैर मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो अभी लेटेस्ट जो 66 BPSC हुआ है ऑप्शनल जो LSW का 65, 64 का, उसका पेपर का गहन अध्ययन एक बार जरूर करें कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या हो गया है, चेंज हो गया। हालांकि आपको पता है कि टोटल तो अभी क्वेश्चन 6 ही लिखने होते, लेकिन अब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार जरूर आप उसको स्टडी कर। ये देखिए 63 का क्वेश्चन है ऑप्शनल का LSW का। देखिए यहाँ पे पहला ये देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन था कि जो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड डिस्क्राइब द प्रोविजंस रिलेटिंग टू लेबर एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन एक श्रम विधान का क्या थ्योरी है वो लिखना है, और इंडिया के संविधान में क्या क्या श्रम के बारे में है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन 2 पार्ट में, इसका मतलब क्या है, यहाँ आपको 25 नंबर के हो गया और ये भी कितना हो गया 25 हो गया। अब यही क्या अभी लेटेस्ट में क्या कर रहा है, क्वेश्चन एक लिखेगा, यहाँ लिखा है क्वेश्चन ए में सिर्फ ये डालेगा और बी में पार्ट में ये डालेगा। देखिए यहाँ भी आपको 2 ही क्वेश्चन लॉन्ग में लिखना, लेकिन अभी भी इसको 2 पार्ट में ब्रेक करके आपको क्वेश्चन BPSC दे रहा है। बाकी देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या था, कारखाना की परिभाषा दीजिए, एक्ट में क्या है, उसमें सुरक्षा और कल्याणकारी क्या प्रावधान है ये लिखना था। फिर देखिए इसमें दुकान और प्रतिष्ठान से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। बाकी देखिए एक क्वेश्चन दे दिया था कि वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923 में देखिए आपको ABCD ये 4 एंगल डायमेंशन को डिस्क्राइब करना था। बाकी देखिए 5वां क्वेश्चन में था कि बिहार राज्य के विशेष रेफरेंस लेते हुए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के ऊपर आप क्या कीजिए, आलोचनात्मक टेस्टिंग परीक्षण कीजिए। फिर देखिए भारतीय श्रम विधान पर प्रभाव के संदर्भ में ILO के मानकों पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भूमिका क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। मतलब कि फर्स्ट पेपर में अगर देखिएगा तो आपका देखिए फर्स्ट पेपर में 5 जो है ना 6 टॉपिक है, तो हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन BPSC क्या कर देता है, बना देता है। तो इसलिए जो है ना आपको कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। मेरा देखिए LSW ऐसे बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत ही छोटा है, इसको अगर तैयारी सही ढंग से किया है तो 20 से 25 दिन में अच्छे से तैयार हो सकता है। लेकिन इसमें कई लोग क्या करते हैं कि गैस करके जाते हैं, नहीं इस बार ये अगले बार नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ऐसा BPSC बिल्कुल ना सोचें, अगर लास्ट साल जो क्वेश्चन आया इस बार नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल सोचना गलत है। इसलिए मेरा सलाह होगा कि आपको A to Z सिलेबस को अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से उसका तैयारी करके जाइए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। बाकी देखिए पेपर 2 या सेक्शन 2 जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वही इंडस्ट्रियल रेफरेंस क्वेश्चन पूछा है। फिर देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से क्वेश्चन देखिए पूछ दिया है, यहाँ पे 150 नंबर का है। फिर देखिए इंडियन जो ट्रेड यूनियन का क्या हिस्ट्री है, उसके क्या देखिए
क्वेश्चन देखिए इतना लॉन्ग है। आप अभी बीपीएससी क्या कर रहा है कि देखिए जब मैं 9A में है पूछ दिया क्या भारतीय ट्रेड यूनियन के हिस्ट्री पर लिखिए, और बी पार्ट में क्वेश्चन पूछ देता है क्या उसके प्रकार बताए। पहले भी क्वेश्चन वही था, अब इसको 2 पार्ट में तोड़ रहा है, ठीक ना। इसका मतलब अलग से भूमिका लिखिए, फिर उसका बॉडी पार्ट लिखिए, फिर उसका निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। फिर देखिए 10वां में देखिए बेरोजगारी में पूछ दिया क्वेश्चन, देखिए बेरोजगारी की परिभाषा दीजिए, उसके कारण बताइए, फिर बिहार राज्य की बेरोजगारी दूर करने के उपाय। अब देखिए जब तक आप इसमें लेटेस्ट डेटा नहीं डालिएगा, अभी जैसे 7 निश्चय योजना है बिहार सरकार, जब तो वो सब डेटा नहीं आएगा तो आपको नंबर मिलने से रहा। फिर देखिए महिला समस्या पर चर्चा कीजिए, बिहार में महिला कल्याणकारी कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। देखिए अब लेटेस्ट कार्यक्रम जितना भी मोदी जी का कार्यक्रम है महिलाओं के लिए सब लिख दीजिए यहाँ पे। और बिहार राज्य में वैश्यावृत्ति की प्रकृति, व्याप्ति और कारणों पर क्या कीजिए चर्चा की। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसे आप एक बार क्वेश्चन पेपर 64वीं का, 65वीं का और 66वीं बीपीएससी का देख के आप एक बार गहन स्टडी कीजिए। बाकी और भी पेपर है तो आप एक बार देख लीजिएगा, उतना मैं नहीं बताऊंगा आप लोग का, क्योंकि देखिए ये सब काम खुद का करने का है। क्वेश्चन पेपर कैसा पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है आप एक बार खुद से इसको देख लीजिए, ठीक ना। अब आइए हम लोग जो है ना मेनली यहाँ पर आते हैं कि भाई तो हो गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एक देख लिए। अब यहाँ पर बड़ी बात है कि हम कौन सा किताब पढ़ें, क्योंकि बहुत सारा हमको अभी तक लगभग 100+ हमको मैसेज प्रश्न आ चुका है कि सर बुक्स बताइए या मतलब कि कैसे पढ़ा जाए चलो वो बताए। तो मैं देखिए उसी के लिए मेनली वीडियो बना रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे आया बुक्स की बात। देखिए मैं यहाँ पे हालांकि मेरा जो टेलीग्राम चैनल जो LSW के लिए अलग से है ऑप्शनल के लिए, उसमें हालांकि मैं लिस्ट जारी मैं अपना ये वोट भेजा था ये ग्रुप में, तब बहुत सारे बच्चे ने कहा था नहीं सर फिर से आप एक बार यूट्यूब पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं इसीलिए बना रहा हूँ। चलिए देखिए तो यहाँ पे बुक्स में देखिए ये इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों के लिए पहली बात तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए बुक्स में सबसे पहला इंदु बाला मैम की बुक लेनी है अपडेटेड। पहली बात बोल रहा हूँ अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन, यानी कि 10 साल पुराना बुक उनका ले लिए। तो मैं उनका कवर पेज आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका इंदु माला मैम की बुक है, देखें सिन्हा एंड इंदु बाला इसे लिखा हुआ है, श्रम एंड समाज कल्याण ये बुक है। आप देखिए सबसे ठीक है, इसी में एक ही बुक आती है इनका, एक ही बुक में दोनों पेपर कवर इनका है, ठीक ना। चलिए दूसरा जो है अगर इनका बुक अगर ना मिले तो आप दूसरा पंकज तिवारी सर का बुक जो पटना में पढ़ाते हैं उनका बुक ले सकते हैं। इनका बुक जो है 2 वॉल्यूम में आता है। इनका बुक कितने वॉल्यूम आता है? 2 वॉल्यूम आता है। तो मेरे ख्याल से मैं तो हालांकि बोला हूँ दोनों में से कोई एक बुक ले लें, लेकिन मेरे ख्याल देखिए इंदु बाला मैम की जो बुक है ये थोड़ा सा रेफरेंस बुक है, अच्छी बुक है ये। मतलब इनमें जो है ना कैसे आंसर को लिखा जाए काफ़ी डिटेल में दे गहन अध्ययन वो दे दिया है। और इनका पंकज तिवारी सर का ना बहुत ही शॉर्ट नोट्स टाइप का बुक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग क्या करें दोनों बुक रखना। देखिए एक तो LSW में बहुत कम बुक आपको खरीदना रहता है, इसलिए क्यों नहीं ये दोनों बुक खरीद के रखना, ताकि किसमें क्या अच्छा चीज़ आप उसमें डाल लें लिख लें एक दूसरे से, ठीक ना। तो ये दोनों बुक आप ले लें, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका भी अपडेटेड बुक लेना, इनका भी अपडेटेड बुक ही लेना, इन्हें की पुराना बुक ले लिए, फिर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बुक तो हो गया 2। उसके बाद देखिए क्या कीजिए नोट्स, कई सारे स्टूडेंट का आता है कि सर नोट्स क्या पढ़े। देखिए नोट्स तो मेनली देखिए 2 ही सर का अभी है, एक तो पंकज तिवारी सर का है, वो भी उनका अपडेटेड वर्जन आपको नोट्स लेना है, और या तो पारसनाथ सर का अपडेटेड वर्जन लेना। ये दोनों पटना में या कहीं भी आपको दिल्ली में भी किसी भी फोटोकॉपी दुकान में नोट्स मिल जाएगा। काफ़ी फेमस टीचर हैं, हालांकि मेरे पास उनका पंकज तिवारी और पारसनाथ सर का बुक तो है, लेकिन मेरा फ़ोटो कॉपी था। हालांकि उस समय मैं बुक नहीं खरीद पाया था, तो मैं फ़ोटो कॉपी से ही उनके फ़ोटो कॉपी से ही काम चला लिया था। मैं आपको थोड़ा सा फ़ोटो कॉपी का एक मेरा कवर पेज में रखा हूँ, मैं उसको दिखा देता हूँ। मैं तो इस तरह से देखिए पंकज तिवारी सर का जो है 2 पार्ट में आता है बुक। देखिए ये जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए भारतीय श्रम कानून विकास एवं प्रशासन लिखा ना यहाँ पे, इंडियन लेबर लेजिस्लेशन। ये देखिए पंकज तिवारी सर का ये पेपर फर्स्ट है, ठीक ना। तो पेपर फर्स्ट में ये आता है, ठीक ना। और जो पेपर इनका सेकेंड अलग से आता है, तो वो भी आप जो है ना दोनों बुक लेना। उसमें सेकंड पेपर में सेकंड बुक में ना उनका रहता है वॉल्यूम में इस तरफ लिखा रहता है ये औद्योगिक संबंध, श्रम संघवाद एवं सामाजिक समस्याएं, ये पूरा आता है। 2 पार्ट में उनका बुक आता है। लेकिन ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको अपडेट बुक लेना, इन्हें की पुराना बुक लेना ना उनका, ठीक है। ये बुक भी ले सकते हैं, और नहीं तो इनका जो है नोट्स क्या कहते हैं पंकज तिवारी सर का नोट्स ले लीजिए, नहीं तो पारसनाथ सर का क्या लीजिए नोट्स ले लीजिए। मैं क्या किया था देखिए, मेरा तरीका क्या था, मैं ये बुक भी खरीदा था इंदु बाला मैम का, तिवारी सर का बुक ले लिया था, और मैं क्या किया था
चूँकि मेरे पास तिवारी सर का ऑलरेडी बुक था तो मैं इनका नोट्स नहीं लिया था, मैं पारसनाथ सर का नोट्स ले लिया था, ताकि देखिए मेरे पास तीनों आ जाए, इनका भी आ जाए, इनका भी आ जाए, इनका, और जहाँ जहाँ जो हमको अच्छी चीज़ लगता था उससे मैं पढ़ के उसका नोट्स क्या कर लेता था, बना लेता था। देखिए मैं आपको पारसनाथ सर का मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। मेरे पास ये देखिए नोट्स था, ये देखें पारसनाथ सर का ये क्लास नोट्स। मैं आपको सर इनका नोट्स दिखा देता हूँ। बहुत लोग पूछ रहे थे सर इसका इनका नोट्स कैसे, देखिए इनका ये हैंड रिटन नोट्स है, देख रहे हैं यहाँ पे ये इनका हैंड रिटन नोट्स। आपको देखिए समझ में आ रहा होगा, मतलब समझ में आ जाता है, मतलब जो लिखा रहता है इसमें आराम से आप इसको इजीली समझ सकते हैं क्या इनमें लिखा हुआ था। आप ना तो मेरे ख्याल से इनका क्लास नोट्स पारसनाथ सर का ले लीजिए, ठीक ना। अब बाकी बुक जहाँ तक बात है तो इंदु बाला मैम की बुक ले लीजिए और पंकज तिवारी सर का बुक ले लीजिए। ये आपका 3 चीज़ अगर हो जाएगा तो आपका लगभग जो है ना सोर्स के लेवल पे काम लगभग हो जाएगा। बाकी जिनका इंग्लिश मीडियम है, एक PRN सिन्हा सर की बुक आती है पियर्सन पब्लिकेशन, वो भी ले सकते हैं। बाकी इनका हिंदी मीडियम आता है, ये भी लेकर आप काम चला सकते हैं, ठीक ना। उसके अलावा क्या करें, एक ना संदर्भ पब्लिकेशन का सॉल्व क्वेश्चन बैंक ले लें। संदर्भ पब्लिकेशन का आप सॉल्व जो है ना क्वेश्चन बैंक ले लें। मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्व क्वेश्चन बैंक इस तरह का देखिए आता है। हालांकि इनका हर एक सब्जेक्ट में आता है संदर्भ का, फर्म एंड समाज कल्याण, मुख्य परीक्षा हल, प्रश्न पत्र, ये भी तिवारी पर ही लिखे हुए हैं, ठीक ना। देखिए और देखिए BPSC JPSC, और ये आपका इसमें इन खासियत क्या है इस बुक का कि जितना अभी तक BPSC में एग्जाम हुआ है LSW को लेके, LSW में सब इन्होंने ना शामिल देखिए कर लिया। देखिए 39 BPSC से, और चूँकि मेरा इसमें देखिए इसमें 56 से 59 तक लेटेस्ट होगा। देख लेता हूँ मैं कहाँ तक है, तो इसमें देखिए लेटेस्ट तक है, हर एक ईयर का दे दिया। फॉर यहाँ 53 से 55 तक है। हालांकि आप लोग लेटेस्ट लीजिएगा, इनका बुक अभी ना लेटेस्ट आ चुका है जिसमें कि 66वीं तक के क्वेश्चन को कवर करके उसका आंसर क्या कर दिया है, दे दिया है। तो आप इस बुक को जो है ना जरूर खरीदें, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है। और इसमें इस बुक से देखिए आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप कैसे आंसर लिखा जाए वो आपको ना एक बेहतर जो आइडिया इससे मिल जाएगा। बाकी उसके बाद आपको क्या करना है, बिहार सरकार और भारत सरकार की योजनाएँ, चाहे बीमा से कोई योजनाएं आई है, श्रम विभाग की कोई योजनाएं आई है, साइट पे जाके बिहार सरकार के साइट पे जाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट के साइट पे जाइए, वहाँ जाके सर्च कीजिए क्या श्रम विभाग में क्या क्या नया इनिशिएटिव लिया गया है, महिलाएं के लिए क्या आया है, बच्चे के लिए क्या कार्यक्रम, मजदूर के लिए, कारखाना के लिए। इससे जो भी लेटेस्ट योजनाएं हैं या जो भी इनिशिएटिव सरकार के अगर लिए गए, ये सब आपको एकदम बिल्कुल अपडेट रखना पड़ेगा, ठीक ना। और देखिए क्या करें इसके लिए आपको, अब ये हो गया, ये तो आपका बुक्स हो गया, बुक्स का डिस्कस में कर दिया, और नोट्स भी किसका लें ये मैं बता दिया, ठीक ना। फिर से मैं बोल देता हूँ, बुक्स में आप इंदु बाला मैम का और पंकज तिवारी सर दोनों का बुक लेना। नोट्स में आप पारसनाथ सर का नोट्स लेना, हालांकि पंकज तिवारी सर का भी नोट्स मिल जाएगा, लेकिन मेरा सलाह है कि पारसनाथ जो है ना सर का नोट्स लेना, उससे आपका तीनों हो जाएगा। तो तीनों जो अच्छा लगेगा आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि सर नोट्स कैसे बनाएं। देखिए आपके पास इनका भी नोट्स है, इनका भी बुक है, लेकिन फिर भी देखिए मेरे ख्याल से BPSC में एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए आपके पास खुद का एक शॉर्ट नोट्स तो होना ही चाहिए। चाहे GS का बात हो या आपका ऑप्शनल का बात हो, जब तक आपका खुद का नोट्स नहीं होगा तब तक आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए मैं आपको जो मैं नोट्स बनाया था, मैं वो नोट्स आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि देखिए कैसे आखिर LSW का नोट्स बनाया, मैं वो देखिए बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि देखिए ये है मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स है, मैं ये ग्रुप में भी शेयर किया हूँ, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है LSW ऑप्शन के अलग से, उसको उस पर मैं शेयर किया था ये नोट्स अपना। देखिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। अब देखिए इसमें मैं पहले क्या किया, जितना भी धारा था, ठीक ना, उसको मैं एक जगह देखिए लिख लिया है। देख रहे हैं यहाँ पे जितना भी धारा है उसको मैं क्या कर लिया, एक जगह क्या कर लिख लिया, और कौन से सेक्शन या धारा में कौन कौन सा प्रावधान, जैसे कि अगर 1 में 1, 2B में क्या है, कैबिनेट कानून क्या है, फिर 2H में मजदूरी की परिभाषा है, 2I में कर्मचारी। तो इस एक जगह लिखने से क्या होगा कि जैसे कि मैं जब भी कभी पढ़ता था तो मैं इसको एक बार देख लेता था ऐसे आँख से कि हाँ किस में क्या क्या है, ठीक ना, किस में किस एक्ट में कौन से धारा में क्या क्या था। तो ये इससे आपको याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर अगर लाना है आपको धारा लिखना ही पड़ेगा, एक्ट लिखना ही पड़ेगा। देखिए जब मैं 56 से 59 जब एग्ज़ाम दिया था LSW से, तो मैं लगभग सारे एक्ट लिखा था हर एक क्वेश्चन में, इसलिए हमको देखिए 137 मार्क्स आया था, ठीक ना। लेकिन 60 से 62 में हम उतना एक्ट सही ढंग से नहीं लिख पाए थे, इसलिए हमको उसमें था नंबर का, मतलब 300 हमको लगभग 160 नंबर, लगभग 155 नंबर आया था, ठीक ना। इसलिए मेरा सलाह है कि आप एक्ट को भी लिखें, इन्हें कि धारा छोड़ दें। अगर इसको छोड़ेगा तो आपको नंबर क्या हफ्ते कम मिल सकता है। तो मैं क्या करता था, हर एक टॉपिक का, एक्ट का ऐसे करके एक ऐसे फ्लो चार्ट में मैं लिख लिया, पूरा ये धारा लिख लिया। उसके बाद देखिए क्या करता था मैं कि
लगभग 2 या 3 हर एक टॉपिक का मैं लिख लेता था इंट्रोडक्शन या भूमिका। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ भूमिका लिख दिया। देखिए आप भूमिका में कैसे क्या क्या लिखता था, ये सीखने की चीज़ है। देखिए मैं क्या लिखता था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और संगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी निर्धारण संबंधी संरक्षा कानून है। अब देखिए मैं एक ही लाइन में इसका क्या उद्देश्य है, किसके लिए कानून है, मैं सब लिख दिया भूमिका में, ठीक ना। और इसका मेन उद्देश्य बता दिया। नीति आयोग की रिपोर्ट इंडिया 875 उस समय आया था जब मैं यहाँ पर लिखा था, के अनुसार भारत में लगभग 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। इतनी बड़ी आबादी के हितों की रक्षा तथा समावेशी विकास की प्राप्ति में यह कानून क्या है, मील का पत्थर है। देखिए मैं इंट्रोडक्शन में जो उनका कानून का जो मेन उद्देश्य था वो भी लिख दिया, और करंट से भी मैं भूमिका में लिखने का क्या किया, कोशिश किया। इससे पता चलता है कि आप कितने अपडेट हैं। तो ऐसे आपको इंट्रोडक्शन लेना। फिर देखिए मैं दूसरा भी इंट्रोडक्शन लिखने का कोशिश किया हूँ, या मैं देखिए कि वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 64% आबादी 15 से 59 वर्ष का है। मतलब इसका मतलब हम लोग जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2015 के अंतर्गत सरकार ने 10 करोड़ नए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है। उस समय ये नीति आया था जब मोदी जी सरकार जब बनी थी पहली बार, तो उसमें नीति आया था। इस पृष्ठभूमि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और संगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान करता है तथा देश में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मैं इस तरह से देखिए हर एक भूमिका में मैं यही क्या करता था, जो जितना भी मैं एग्जाम दिया इसको जोड़ने की कोशिश करता था। इससे जो है ना एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आप अपडेट हैं। दूसरा और भी आप देखिए मैं हर एक, जब मैं आप जीएस का अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो मैं हर एक में क्या करता हूँ, 2-3 भूमिका इंट्रोडक्शन लिख के पहले ही रख लेता हूँ। क्योंकि देखिए जब एग्जाम में ये ऑब्वियसली बात, जब प्रश्न आएगा तो हमको भूमिका सोचना नहीं पड़ेगा, और यही हमको याद है, यही मैं क्या कर लिख दूंगा। अब देखिए अभी तो मैं इंडिया 1875 का मैं मान लो कि रिपोर्ट का यूज किया हूँ, लेकिन अभी आपको लेटेस्ट कोई अगर डेटा आया है तो उसका यूज कर सकते हैं। नीति आयोग का या सरकार का कोई डेटा, या मान लो IMF का या ILO का अगर कोई डेटा अगर जो आया है इस तरह, ऐसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी अभी देखिए आप जैसे जिस तरह से स्टार्टअप कंपनियां आ रही है, तो गिग वर्कर्स आप एक नाम सुने होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है ना उनका जॉब का सिक्योरिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए जोमेटो में जो काम कर रहे हैं, या जो जितना भी डिलीवरी का जो काम हो रहा है ऑनलाइन जो एप्लीकेशन, उसमें जो काम करते हैं उसको बोलते हैं गिग वर्कर्स। उनके लिए सिक्योरिटी का कोई प्रावधान नहीं है, तो उनको भी इस एक्ट के तहत आना चाहिए। तो इस आप लिख सकते हैं, मतलब कि करंट से जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक ना। बाकी देखिए आगे देखिए अब सब काम है मजदूरी का किस धारा में जो है ना सेक्शन में जो है ना इसका प्रावधान है, 2H लिख दिया। मजदूरी का भी पर्याय अच्छे से जो उसका एग्जैक्ट परिभाषा वो लिख दिया। अब इस युग में बार क्या करता था, याद करता था। देखिए पूरा जो इसका परिभाषा है A to Z मैं यहाँ पे जो है ना पूरा, फिर कर्मचारी क्या परिभाषा है मैं देखिए धारा सहित यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक ना। ऐसे आपको लिख सकते हैं, ऐसे नोट्स बना सकते हैं। फिर देखिए आगे इसका जो मेन जो प्रावधान क्या था, देखिए ऐसे करके फ्लो चार्ट में देखिए पहला क्षेत्र विस्तार आपको लिखना ही पड़ता है। एक में क्षेत्र विस्तार लिख दिए, यहाँ देखिए धारा भी लिख दिए, उसमें अनुसूची था, खंड 1 खंड 2 में से फ्लो चार्ट बना दिए, देखना ऐसे ऐसे नोट्स बना लिए। बाकी कहाँ क्या योग्यता शर्तें हैं, धारा लिख दिए। फिर 1000 मतलब ये शॉर्ट नोट्स था मेरा, 1000 से अधिक वाला ओके, 1000 से कम होगा तो मना कर देगा। ऐसे करके देखिए पूरा इसका कैसे निर्धारण होगा, पूरा अधिसूचना से समिति बना के, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक। बाकी देखिए पूरा फ्लो चार्ट में। फिर देखिए यहाँ बिहार में कैसे इसका इस मजदूरी एक्ट का क्रियान्वयन होता है वो भी मैं देखिए लिख दिया हूँ, कैसे बिहार में नियम बना है, और लेटेस्ट बिहार में क्या क्या चीज़ें इसमें हुआ, तो ये सब में क्या करता था लिख जाता। और सबसे बड़ी बात देखिए जो इस तरह का अगर आपको ऐसे टेबल बना देना है कि चूँकि आपको पता है कि न्यूनतम मजदूरी का रेट निर्धारित होता है हर एक 6 महीने में बिहार में, तो देखिए अकुशल का कितना था उस समय का डेटा है, अभी का नहीं है। अर्धकुशल कितना था, कुशल का कितना था, अधिकुशल, ऐसे मैं एक डेटा बना के लिख देता था। और बाकी कैसे इसका ये निष्पादन इसका कैसे हो रहा है, जब से कानून आया है तब से इसका क्या परफॉर्मेंस पिछले 5-10 साल का रहा है वो भी मैं इसमें लिख देता। देखिए यहाँ पे निष्पादन वर्ष में लिख दिया, मतलब आपको इतना वर्ष का नहीं लिखना है, लगभग मतलब जैसे मान लीजिए अभी 2022 चल रहा है तो आपको लगभग ना 18, 19, 20 का जो ना, जैसे कि इस एक्ट के तहत कितना निरीक्षण का कार्य हुआ, कितना उसका मामला उल्लंघन हुआ, और कितना श्रमिकों को राशि मत, ये आपने 2-3 साल का लिख के ऐसे टेबल में अगर दिखा दिए तो आपको जो है नंबर क्या होगा काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये हो गया। बाकी देखिए मैं यहाँ पे इसका आलोचना भी कर दिया, और आलोचना जब भी की तो आप रिपोर्ट यूज की। देखिए मैं यहाँ पे क्या यूज किया हूँ, देखिए ILO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को $1.9 से कम राशि मिलती है, अतः
27% आबादी गरीब है। वहीं IMF के अनुसार भारत की टॉप 1% जनसंख्या भारत की राष्ट्रीय आय में लगभग 20% की हिस्सेदारी रखती है। मतलब कहीं ना कहीं जो आर्थिक असमानता है, आर्थिक असमानता इसलिए भी है क्योंकि हमारे मजदूरों को न्यूनतम वेतन सही ढंग से नहीं मिलता है। बाकी और भी कई सारा आप जो है ना इसका उपाय क्या किया जा सकता है, इसको लिख के आप देखिए लेटेस्ट में यहाँ भी चीज़ें लिख के आप जैसे ऑनलाइन भुगतान है, जो भी चीज़ है इसको आप जोड़ के आंसर जब लिखें तो आपको नंबर क्या होगा, अच्छा मिलेगा। बाकी निष्कर्ष भी देखिए, निष्कर्ष में भी देखिए मैं क्या किया हूँ। निष्कर्ष तक कहा जा सकता है कि न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948 में कुछ खामियां हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट न्यू इंडिया एक्ट 75 में न्यूनतम मजदूरी कानून को अनिवार्यता लागू की घोषणा की गई है तथा असंगठित क्षेत्र में 15% तक कौशल विकास हासिल करने का भी लक्ष्य है। केंद्र और राज्य सरकार को इसके अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा समावेशी व धारणीय विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमेशा एक जो है ना भविष्य में कुछ बेहतर के लिए आपको जो है ऐसा कुछ जो निष्कर्ष लिखना है। ऐसे ही देखिए मेरा हर एक का जो है ना आपका नोट्स देखिए ये जो है ना एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का है, मतलब कि नोट्स है मेरा। देखिए सब में मैं यहाँ देखा, सब में मैं यहाँ पे भूमिका पहले लिख लिया, ठीक ना। फिर देखिए आपको इस उसी का है, ये देखिए पूरा नोट्स आपको दिख रहा होगा, ये उसी का है। हर एक का मेरे पास आलोचना देखिए, इसमें आलोचना भी मैं लिख दिया, सब का नोट्स है। फिर देखिए प्रसूति हित लाभ का है, सबका, ठीक ना, ऐसे करके। तो आप ऐसे करके मैं पूरा नोट्स बनाता था, ठीक ना। तो आप ऐसे ही जो है ना इसका ना एक शॉर्ट नोट्स आप कुछ डेटा के साथ, फैक्ट के साथ जो है बनाकर रख लीजिए और यही आपको ना काम देगा। अब देखिए बात रहा कि नोट्स बन गया, अब आंसर राइटिंग देखिए। आपको पता है कि अभी जो BPSC में क्वेश्चन जो ऑप्शनल एलिजिबल में पूछ रहा है, अगर मान लीजिए एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट है A और B करके, तो आपको इसका मतलब 25 नंबर का यहाँ क्वेश्चन है और 25 नंबर का यहाँ भी है। इसका मतलब क्या है, आपको देखिए समझिए 6 क्वेश्चन है टोटल और 6 गुना कितना है 50, तो 300 नंबर हो गया। तो लेकिन किसी क्वेश्चन में AB करके पूछता है, इसका मतलब 25 नंबर का पूछता है। तो अब ऐसे में क्या है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर 50 नंबर का आप लिखेंगे, आप 6 पेज लिखेंगे। इसका मतलब आप यहाँ 25 नंबर वाले प्रश्न आप 3 पेज लिखेंगे या 3.5 पेज लिखेंगे। अब इसका मतलब यहाँ आपको 300 वर्ड मैक्सिमम जा सकते हैं। इसका मतलब आपको 3 पेज में जो 25 नंबर के प्रश्न को 3 पेज में लिख के आपको क्या करना है, खत्म करना। अब जो आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रश्नों का लॉन्ग 50 नंबर वाला प्रश्न कीजिए जिसमें 6 पेज लिखिए, 6.5 पेज लिखिए या 600 वर्ड लिखिए। और जो 25 नंबर के जो प्रश्न होंगे उसमें आप कोशिश कीजिए कि 3 पेज में आंसर हो जाए या 3.5 पेज में, और कोशिश करें उसमें 300 वर्ड आ जाए। शॉर्ट में आप चाहे कोई एक्ट का लिखिए, कुछ का लिखिए, इसको आप डेली जो है ना लिखने का क्या करें, प्रयास करें। मैं यहाँ देखिए लिख भी दिया हूँ कि जो है कि की ऑफ सक्सेस, जो सफलता का जो कुंजी क्या है, डेली मॉर्निंग में एक क्वेश्चन लिखने का क्या करना, प्रैक्टिस करें। और मैं क्या करता था कि जैसे सुबह जगह तो रात में मैं एक्ट याद कर लेता था, रात में जो एक्ट होता था जितना भी अधिनियम एक याद कर लिया, ठीक है। और सुबह जैसे जगता था मैं उसको लिख लेता था, चूँकि उसमें लॉन्ग क्वेश्चन था तो मैं 50 नंबर का पूरा 6 पेज में लिख देता था। अभी आप क्या करें, रात में याद कर लें और सुबह जैसे जगह तो लगभग 3 पेज में इंट्रोडक्शन, उसका एक्ट और फ्लो चार्ट, डायग्राम, निष्कर्ष सब अच्छे से एक आंसर लिखा। ऐसा डेली करें। पर देखिए अगर LSW आपको अच्छा नंबर लाना है, अभी लगभग 160-70 नंबर लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली आंसर राइटिंग करना ही पड़ेगा। और ये चूँकि सब्जेक्ट याद करने वाला है तो आपको थोड़ा याद तो करना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा आंसर राइटिंग में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, ठीक ना। बाकी अब सबसे बड़ी बात रहा कि मैं जो है ना मैं किस तरह से आपके इस तैयारी में हेल्प कर सकता हूं। देखिए पहली बात तो ये है, मैंने आपको जो नोट्स अभी दिखाया, तो मैं क्या करूंगा कि जो अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो है ना आपको मैं नोट्स बारी बारी से शेयर करूंगा। उस टॉपिक को आपको पढ़ना है और फिर मैं उसका आपको आंसर राइटिंग करवाऊँगा और फिर मैं चेक करूँगा, फीडबैक दूँगा। ये ऑनलाइन ही होगा, टेलीग्राम के थ्रू होगा, ठीक ना। तो जिनको भी जुड़ना है उस ग्रुप में जुड़ जाएं। नीचे लिंक टेलीग्राम का मैं दे रहा हूं, ठीक ना। वहाँ के मेरा नंबर भी है, अगर जिनको भी और कुछ पूछना है तो वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यही मैं आपको मदद कर सकता हूं। और मेरे साथ अगर आप अगले जब तक मेंस इसका नहीं हो जाता है, LSW का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है 67 या जो भी, तो तब तक अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे LSW के साथ तो आपको जो है काफ़ी जो है ना अच्छा नंबर मिल जाएगा, ऐसा मैं कोशिश करूँगा। और क्योंकि जब भी मैं कभी आंसर राइटिंग करवाऊँ तो मैं कोशिश करूँगा आप अपने आंसर में कितना करंट का चीज़ यूज किए हैं या नहीं, मैं कोशिश ये करूँगा। देखिए और एक चीज़ मैं भूल गया कहना, देखिए ये ना LSW देखिए ना एक ना आपको पता है कि एक योजना जो बिहार केंद्र सरकार की आती है हर एक मंथली,
ये ना एक बार योजना अलग से ही जो ना ये लेबर पर ही आया था, श्रम कानून पर ही आया था, ये 2017 का है। अगर आप इधर हाल फिलहाल में अगर 1-2 साल में अगर जाओ योजना आयोग का अगर जाओ ये श्रम पर अगर कोई एडिशन आया होगा तो आप उसको एक बार ज़रूर खरीद लेना। देखिए इसमें क्या था, उस जो हम लिए थे फोटोकॉपी हम करवाए थे कहीं से, देखिए भारत में श्रम परिदृश्य पर टॉपिक था, भारत में श्रम सुधार पर था, भारत में असंगठित श्रम बाजार के पर था, श्रम में लैंगिक न्याय की सुनिश्चितता, मतलब सारे जितना भी इसमें आर्टिकल्स था वो सब कहीं ना कहीं आपके LSW से टॉपिक से था, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अंदर 1-2, देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए भारत में श्रम परिदृश्य, ये परवीन झा ने लिखा था, देखिए पूरा यहीं से मैं रिपोर्ट उठाता था, ठीक है। आप ऐसे बाजार में कुछ सोर्स को ढूंढने का क्या कीजिए, यहाँ देखिए ILO का भी रिपोर्ट था, तो मैं यहीं से क्या करते हैं, इसको मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, ठीक ना। और इसी का मैं मैक्सिमम चीज़ तो मैं इसी से यूज किया, देखना आपको इसमें दिखा हुआ अंडरलाइन किया हो, मैं इसी का यूज किया था। अगर ऐसा कहीं को अगर कुछ मिल जाए आपको योजना का तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये जो है ना आपका ओवरऑल जो है ना LSW के बारे में जो भी था जानकारी मैं दे दिया, हालांकि वीडियो था आधा घंटा का हो गया, ठीक ना, लेकिन फिर भी हमको पूरा अच्छे से आपको बताना था कैसे नोट्स बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए, कौन सा बुक्स पढ़ाया जाए। अब इस वीडियो को देखना आपको किसी तरह कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक ना। तो उम्मीद है कि आपका जो भी डाउट रहा होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा, चाहे नोट्स को लेके हो या बुक्स को लेके हो, कैसे नोट्स बनाया जाए शॉर्ट में, वो सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, तो सॉरी व्हाट्सअप पर भी और टेलीग्राम पर भी हमसे कॉन्टैक्ट करके जो भी अपना समस्या है वो हमको बोलेंगे। और बाकी टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े हैं, वहाँ से आपको आंसर, देखिए मेनली इसका मेंस में क्वालिफाई करने का बस एक ही है, आंसर राइटिंग। नॉलेज कितना वो मैटर नहीं रखता है, मेनली है कि आप कितना अच्छा लिख पाते हैं, कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक ना। तो इसको कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।